वादी कश्मीर ए वादी कश्मीर, हम साथ हैं तेरे, हम साथ हैं तेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पोलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुश आमदीद कहती हूँ। मसला कश्मीर आज तक हल ना हो सका। आर्टिकल 370 ख़त्म किया जा चुका, एक लंबा अरसा गुजर चुका है, मेरी वादी पे कर्फ्यू लग चुका हुआ है। वहाँ की माओ बहनों की चीखो पुकार आलमी बरादरी को क्यों नहीं सुनाई देती? और नए आने वाले अमरीकी सदर जो बाइडन जो है, उनकी शख्सियत को हम किस तरह से देखते हैं कि वो किस कदर मावन साबित होंगे मसला कश्मीर हल करवाने पे। दूसरी जाने पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से नई 27वीं रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें नई इंकशाफात किए गए हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक लंबा अरसे से जंग लड़ रहा है और नजराना कुर्बानियों का पेश कर रहा है। दूसरी जाने पर अगर देखा जाए तो इस वक्त तहरीक खालिस्तान हो या किसान तहरीक का एहतजाज हो, वो बड़े जोर शोर पर आगे जा चुका हुआ है। इंडिया में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है इस तहरीक पे काबू पाना। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो नाकाम हो चुके हुए हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब का ये कहना है कि फनकार बरादरी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। बहुत जल्द बड़े लेवल पर आवाम जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बनेगी और बहुत जल्दी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान टूटने की तरफ जा रहा है। एक दफा फिर दोबारा से कराची के अंदर तखरीबकारी की जो एक कोशिश थी उसको नाकाम बनाया गया, दहशतगर्दों को पकड़ लिया गया, एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ और 4 जो है इस वक्त गिरफ्तार हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरा जो पैनल तशरीफ रखता है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सन ऑफ सरदार शाम सिंह, रहनुमा है खालिस्तान तहरीक के सरदार सिकंदर सिंह। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट हैं सैयद नासिर सिराजी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीद आलम साहब। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले आपसे करना चाहूँगी सरदार साहब। कश्मीर हमारे वजूद का एक हिस्सा है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। एक तरफ पे मसला कश्मीर है तो एक तरफ पे तहरीक खालिस्तान है। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं कैसे आज़ादी की तरफ जाएंगी? आपको अलग सूबा कैसे मिलेगा और मसला कश्मीर हल कैसे होगा? सत श्री अकाल जी। सब तो पहले मैं दसदा कि कश्मीर जड़ा वो पाकिस्तान की शारा जिस तरह बाबे काज़म ने किया, कश्मीर नू अगर हासिल करना सी ते वो बहुत जल्दी हो जाना सी जी। जनरल ज़ियाद वक्त खालिस्तान भी बन जाना सी भी, लेकिन कुछ साढ़े कोल कर्मचारी ऐसे आए ने जिन्हों ने दोनों का बेड़ा गर्क करता है, कश्मीर नू भी डोबता है तो खालिस्तान भी डोबता है। हुण आके जिहड़े सरदार ने साडे भाई इंडिया च बैठे ने वो भी खालिस्तान लई उठाए ने, क्योंकि किसान जिहड़ा है वही वाई बिजी करके लोगों को खाण दिंदा, लेकिन इन्होंने उन्हों का बेड़ा गर्क करता सारा कुछ। कश्मीर तिकर जिहड़ी गल है कश्मीर का इस तरह कि साडे सिख बरादरी जिहड़े ने उन्होंने कईयां ने खुदकुशियां कीतियां ने, अपने आप को गोलियां मारियां ने कि असीं नहीं कश्मीर के मुसलमानों नाल लड़ना, क्योंकि सिख ते मुसलमान ए एक ने। जिदे तो वेखे जाए गोल्डन टैंपल जो साडा गुरु अमृतसर ओदी नींह हज़रत मियाँ मीर साहब जो लाहौर दे ने उन्होंने रखी सी, बाला पीर भी कहा जाता है। लेकिन देखो साडे कोल इत्थे इस टाइम पाकिस्तान च भी जितनी असी दुनिया दे तुसी मुल्क देख लो, पूरी दुनिया दे वर्ल्ड दे किसी मुल्क च इस तरह आज़ादी नहीं जितनी आज़ादी सिखां नूं पाकिस्तान च मिली है, ऐसे कोई शक नहीं। और पूरी दुनिया की जी पब्लिक है और पाकिस्तान की पब्लिक अच्छी नहीं की, बहुत प्यार करने वाले मुल्क दे बैठे हैं। मतलब आपको यहाँ पर आजादी हासिल है, बिल्कुल पूरी सानू किससे आपको यहाँ पर कोई कुछ करवा नहीं कर सकता, कुछ नहीं। सानू अवाम दे सिर ते लगे फिरने आ ना कि गवर्नमेंट दे। अवाम सानू इतना प्यार कर दी, इतना कुछ प्यार कर दी कि साडी सोच तो वध है। ਜਿਹੜੇ इंडिया तो साडे वीर इत्थे आते हैं वो आके कहते हैं कि यार इन्ना प्यार अस तो बड़ा कुछ सुन के आए हैं, लेकिन इत्थे प्यार मिले है। सानू खालिस्तान भी चाहिए ते आदा कश्मीर भी चाहिए, दोनों चीज़ां असीं लैणियां ने। अगे तो सानू कुछ लगता सी कोई 2-4 साल वध लगणगे, लेकिन हुण इन्ने नहीं, हुण जल्दी मिलेगा। ये मोदी ने कश्मीर ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ देना ਤੇ ਇਹ भी देना है। वो कहना गन्ना लैन गए थी रोड़ी देनी पई, इन्होंने सब कुछ देना पड़ेगा खालिस्तान भी होगी। नासिर शिराजी साहब, हम यौम यकजहती कश्मीर तो ज़रूर मनाते हैं, उस दिन हम तकरीबात भी ज़रूर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा की जो तकरीबात थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, मामूल के मुताबिक नहीं थी। गो कि हम जहाँ एक दिन के लिए कभी कश्मीर को याद किया करते थे, आज तो वो रवायत भी हमें वैसी नज़र नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जहाँ कश्मीर पे बात करनी चाहिए थी, वहाँ पे मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब भी यही करते रहे, अपोजिशन लीडरान भी यही करते रहे। तो असल में क्या मकसद था? क्या हम उस दिन के लिए सियासत को नहीं भूल सकते थे, अपने ज़ाती इख्तलाफात को नहीं भूल सकते थे क्या?
بہت افسوسناک طرز عمل ہے جی موجودہ حکومت کا یوم کشمیر کے حوالے سے، آزادی کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر میں جو جارحیت بھارت نے شروع کر رکھی ہے اس کا مؤثر جواب دینے کے حوالے سے انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ دیکھیے جنرل ضیاء الحق مرحوم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، بے نظیر دور سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچنا شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور جب ختم ہوتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں جناب مشرف کا دور آتا ہے۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان اے وے انہوں نے شروع میں تو کیس بڑے اچھے انداز میں پلیڈ کیا۔ جو سردار صاحب نے کوٹڈ ورڈز میں کہا کہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں اس تحریک کو نقصان پہنچا۔ جی بالکل نقصان پہنچا، پس پشت ڈال دی گئی۔ دیکھیے بے نظیر کس کے ایما پہ اقتدار میں آئی تھیں؟ امریکہ کے ایما پہ آئی تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم ایک اور دور دیکھتے ہیں جناب پرویز مشرف کا، ان کے پیچھے بھی امریکہ کی پشت پناہی نہ ہوتی تو اقتدار میں وہ کبھی نہ آتے۔ انہوں نے بھی شروع میں کشمیر کا کیس جو ہے بہت اچھے انداز میں پلیڈ کیا، پاکستان کا کیس مؤثر انداز میں ساری دنیا کے سامنے رکھا، لیکن بعد میں جب وہ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے پیچھے پڑ گئے تو کشمیر کاز سے وہاں بھی سمجھوتا ہمیں نظر آیا۔ جناب مشرف کے دور میں ایک نئی آپشن کا ذکر کیا گیا تھا جی، تھرڈ آپشن۔ تھرڈ آپشن کیا تھی؟ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کلیم ختم کر دے گا، انڈیا بھی کلیم ختم کر دے گا اور کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر ہوگا۔ بھائی کیوں؟ کشمیر تو ہمارے ساتھ ناانصافی کے طور پہ ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم اس سے وڈرا کیسے کریں؟ یہی سٹینس جو ہے یہ موجودہ حکومت نے اختیار کیا ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے۔ کشمیر پاکستان کی اشارہ گہ، پاکستان اس کے بغیر نامکمل ہے، لاکھوں افراد کی قربانیاں ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو مستقل معذور ہوئے ہیں، خواتین کی قربانیاں ہیں۔ اگر ریفرینڈم کروایا جاتا ہے اور اگر کشمیری عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایک الگ سٹیٹس چاہیے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے کشمیری اگر آج آپ ریفرینڈم کرائیں گے تو کشمیر پاکستان کے ساتھ آئے گا، لیکن بھارت وہاں پہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میکسیمم ہندوؤں کو انہوں نے کشمیر کی شہریت الاٹ کر دی، اور بھارت اس پہ آئے گا ریفرینڈم پہ، ابھی نہیں 10 سال یا 15 سال کے بعد۔ آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا، اسپیشل سٹیٹس جو تھا کشمیر کا وہ ختم کر دیا۔ دیکھیے بھارت کی پلاننگ کیا ہے؟ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کو پہلے اکثریت میں لا کے آباد کر دیا جائے، اور مزید 10 سال کے بعد وہ کہیں گے جی آئیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کرا کے، اور وہ کہیں گے کہ اب جو زیادہ تعداد ہے اس نے بھارت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے تو پاکستان منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، ہمیں اس کا توڑ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تھرڈ آپشن ہے میں اس کو کشمیر سے اور پاکستان سے غداری کے زمرے میں ڈالتا ہوں۔ کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، کشمیر ہمارا ہے، ہمیں آج ملنا چاہیے۔ اقوام متحدہ جو سوئی ہوئی ہے وہ آج جاگے اور رائے شماری آج کرائے۔ بھارت کو واک اوور دیا جا رہا ہے، بھارت کی جارحیت بڑھ رہی ہے، وہ وہاں پہ نقشہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں وحید عالم صاحب، آپ خود بھی گورنمنٹ میں رہے، آپ کی پارٹی نے پاکستان پہ گورن کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر آج تک حل کیوں نہیں ہو سکا؟ کہاں پہ کیا کمزوریاں پائی جاتی رہی ہیں؟ کہاں پر ہمارا کیس مضبوط نہیں تھا؟ وہ عالمی برادری جسے پاکستان کے اندر اٹیک ہونے والی ملالہ یوسفزئی تو نظر آ جاتی ہے یا مختارہ ماہی تو نظر آ جاتی ہے، لیکن اسے کشمیر کے اندر ایک عرصہ دراز سے ہونے والا قتل عام کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کیس کو پیش کرنے میں ہم کہاں ہم سے چھوٹ ہوئی ہے؟ آپ ان باتوں کو کیا مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں؟ موجودہ گورنمنٹ ہو یا آپ کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پچھلی جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کہیں پر ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہیاں تو ہوئی ہیں نا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی سیاسی قوتیں پاکستان میں برسر اقتدار آئیں انہوں نے سب نے سنسیئرلی اس کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ عوامل ایسے بھی تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے حل ہو جائے۔ جیسے آپ کے ذہن میں ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جب پاکستان کی اس کے لیے جدوجہد کی تو ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ کشمیر اور خالصتان جو ہے یہ دونوں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنے ہمارے سکھ بھائیوں کو یہ آفر بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، لیکن بہرحال اب وہ اس غلطی کا اعتراف وہاں پر دلی میں کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ کی بات کو مان لیتے اور ہم آزادی سے اس ملک میں رہتے۔ جو آزادی وہاں انڈیا میں ہے وہ یقیناً اس سے زیادہ یہاں پر موجود ہے، جو لوگ بھی بتاتے ہیں اور جو دیکھ بھی رہے ہیں ہم۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی قوتیں جب تک رہیں گی ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ مفاہمت کے ساتھ
लेन देन के साथ या किसी भी तरीके से इस मसले को हल कर लिया जाए। लेकिन जब दूसरे अवामल शामिल हो जाते हैं जो ये समझते हैं कि इस हल होने से हमारी उस पर ज़रब आएगी या कोई ऐसी बात होगी, तो मामला जो है दरमियान में लटक जाते हैं। आपको याद होगा कि वाजपेयी साहब लाहौर में तकरीर फैलाए तो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जाकर बाकायदा तौर पर किताब में लिखा अपने तासरात में कि हमने पाकिस्तान को तस्लीम किया और हम कश्मीर के हल की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी वो रास्ते ही में थे कि उन पर एक जमात ने हमला कर दिया और वो उनसे जब पूछा गया तो पता चला उसके पीछे कौन कौन है, वो सारा कुछ सामने आ गया। तो ये उसको सबताश करने की कोशिश थी, जो एक सिंसियर कोशिश हमेशा से देखे ना। अभी लोग कहते हैं कि जी नसरुल्लाह साहब ने अपना फजलुर रहमान साहब चेयरमैन थे कमेटी के, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसमें नसरुल्लाह खान साहब भी रहे, बड़े बड़े हमारे बड़े जो लीडरान हैं, नसरुल्लाह खान साहब इसके चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने सबने ये कोशिश की, सबने जो भी बरसरिकदार आया उसने कोशिश की, लेकिन ये कुछ दूसरे जवामल जो थे उनकी तरफ मतलब ये कि कुछ आलमी कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस मसले को हल करवाया जाए। ऑफ कोर्स डेफिनेटली नजर आता है आपको, आप समझती हैं तो सारी बात फिर को। इस और मामले दूसरी में एक बात और, अभी इस क्योंकि ये मौजूद जो इस वक्त ना, इस वक्त एक नया रुख अख्तियार कर गया। मैं अपने भाई साफी भाई जो है इनकी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत ने जो नया स्टांस लिया है ये बिल्कुल उस जुमरे में आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं क्योंकि हम 72 साल से एक रिट लगाए हुए हैं और उसको आप ये देखें कि उसके बयान को तसहीह करने के लिए या तशरीह करने के लिए वजारत खारजा को, वजारत दाखिला को किस तरह तक जाना पड़ा कि उन्होंने ये बात गलत की है। इसका मतलब है ये बात गलत है जो उन्होंने की है। वहीद आलम साहब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, जब खुद बानी पाकिस्तान की बात कह के जा चुके हुए हैं कि कश्मीर जो हमारी शरग है, तो वो शरग का वर्ड वैसे ही इस्तेमाल नहीं किया गया था। कश्मीर तो बेसिकली इमरान साहब कह रहे हैं शरग भारत को दे दो, इंडिपेंडेंट लोगों के हवाले कर दो वहां, और यानी अमेरिका भी आके बैठे, चाइना भी बैठे, रूस भी बैठे, खत्ते को गवर्न करें। प्राइम मिनिस्टर को ये वाला प्लस पॉइंट नहीं देंगे या क्या पता उन पे कोई प्रेशर भी हो सकता है, आलमी दबाव भी हो सकता है। वो लीडर ही नहीं है जो प्रेशर एक्सेप्ट कर जाए और उनकी लाइन को टो करने लग जाए। देखिए मेरी बात, ये बात इमरान खान साहब की आज जो कहते हैं ना मैं 22 साल से जदोजहद कर रहा हूँ, उस जदोजहद में जब भी कश्मीर का हिस्सा था आप उठाकर देख लें, वो क्लिप उठाकर देख लें जो उन्होंने इंडिया में बैठकर जो बातें की। उन्होंने तो यहाँ कहा अच्छा यार मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना जबरदस्त इशू है। वो जो बातें वही कर रहे हैं जो उनके दिमाग में है, वो अपने दिमाग से जो उनके दिमाग में जो आ जाती है ना चीज, वो बिना सोचे समझे उस पर जो है चल पड़ते हैं। ये नहीं देखते कि हुकूमत का क्या स्टांस है, वक्त का क्या वक्त, या आइंदा आने वाले वक्त में इसके क्या असरात सामने आएंगे। ठीक है सरदार सिकंदर सिंह साहब, हमने देखा कि एक वक्त था कि जब आप हिंदू बनिए की बातों में आए और आपने तहरीक आज़ादी के अंदर अपने हाथ उठा लिए, पीछे हो गए और अपने लिए सेफ स्टेट जो है वो कहीं और आपने देखी। लेकिन आज आपकी जो तहरीक इस वक्त चल रही है इंडिया के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिख कम्युनिटी जो है वो इस वक्त यकजा हो चुकी हुई है, मर्डर हुए हैं, वहाँ पर शहादतें हुई हैं, इस वक्त लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ये तहरीक आगे बढ़ेगी या फिर किसी समझौते की तरफ जाएगी, या वाकई में वो वक्त आ चुका हुआ है कि आज हिंदुस्तान टूटने को तैयार है? ये जी पहली बात ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ 47 ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਕਾਜ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1948 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 84 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਬਕਾ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ 4 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਕੌਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਭਾਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मेरे साथ। सही, ठीक हो गया। नासिर शिराजी साहब, एक तरफ पे कंडीशन ये है कि इंडिया के अंदर जो एहतजाज चल रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हुए हैं, वो एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत दफ़ा मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई और यहाँ तक भी यकीन दहानी करवाई गई कि आपके जो एहतजाज, जो आपके मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाएंगे, आपकी जो रिजर्वेशन है, एतराज़ात हैं, उन्हें हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ना वो ख़त्म हो रहा है और अब उसके बाद इंडियन स्टार कम्युनिटी की तरफ से भी एक मैसेज आ जाना। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कह दिया है कि जी हमारी तरफ से अगर जो खामोशी रहेगी या आइंदा आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जो मौजूदा सिख क़यादत है वो भारत के अंदर हैं, वो सारी दुनिया के अहम मुल्कों में जहाँ भी बैठे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ कि इनकी बड़ी हिम्मत और बड़ी जवां मर्दी है कि ये मोदी हुकूमत के सामने सीना तान के खड़े हैं। इन्होंने भारत का जो असल चेहरा है, कहने को तो वो कहते हैं ना जी हम सेकुलर स्टेट हैं, लेकिन वो फैशिस्ट हैं। उन्होंने भारतीय हुकूमत का, भारतीय हुक्मरानों का असल चेहरा सारी दुनिया के सामने जो है पेश किया है। तो मैं इनकी जो जद्दोजहद है उसको भी सलाम पेश करता हूँ। और मुसलमानों का और सिखों का जो इत्तेहाद इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, ये मिसाली है, ये रंग लाएगा इंशाअल्लाह। और भारत को खालिस्तान भी आज़ाद करना पड़ेगा और कश्मीर भी आज़ाद करना पड़ेगा। भारतीय हुकूमत वहाँ पे जो भी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, जुल्म बहुत हुआ है, बर्बरियत के हमने मुजाहरे देखे हैं और नौजवानों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्ग सिखों को गाड़ियों तले रौंद दिया गया है, ट्रैक्टर तले रौंद दिया गया है, गिरफ्तारियाँ बहुत हैं, तशद्दुद बहुत है। लेकिन हर चीज़ की एक इंतहा होती है। सिख बरादरी बिल्कुल साबित कदमी के साथ इन तमाम मुजालिम को बर्दाश्त कर रही है और सरेंडर नहीं करेगी। और आप ये समझते हैं कि अब वो वक्त करीब है कि जब हिंदुस्तान में डिवीजन होनी है? जी बिल्कुल, दुनिया की कोई ताकत इस वक्त नहीं रोक सकती। अरसा दराज के बाद ये जो तहरीक है, ये एक मरतबा ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ी हुई है बल्कि दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने में कामयाब हुई है। हम सिख बरादरी को मुकम्मल अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाते हैं और उन मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं जो कश्मीर में हो रहे हैं और इसी तरह भारत में सिखों के खिलाफ हो रहे हैं। सही। यहाँ पर वक्त को चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ बात करेंगे नए आने वाले अमरीकी सदर जो बाइडेन, वो किस तरह से अपना किरदार अदा करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। सिद्दीकी और ला रही हूं आपके लिए खाबे शाबे। मैं आपको बताऊंगी खाने की लजीज चीजें कहां से मिलती हैं। देखना मत भूलिएगा, सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। वहीद आलम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मसला कश्मीर के हवाले से। नए आने वाले अमरीकी सदर जो बाइडेन की शख्सियत को आप किस तरह से देखते हैं, किस कदर मुआवन साबित होंगे मसला कश्मीर को हल करवाने में? देखें, ये तो पेशेज़ वक्त होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बीइंग ए सुपर पावर, क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसले किए हुए हैं, आपने देखा होगा कि ये उन पर असरअंदाज होते हैं हमेशा। जब इनकी मर्जी होती है तो वो ईस्टर्न तैमूर हो या कोई और जगह हो, अपनी मर्जी के वो निकाल लेते हैं। यहाँ भी
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमेरिका को के सदर जो बाइडन हैं उनको ये चाहिए कि प्रेशर करें कि उस पर अमल दरामद हो। 70 साल से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि वो लोग जो जिस कसम पुरसी में रह रहे हैं और जिस तरह उन पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनकी आज़ादी का हक छीना गया है, उस हक को उन्हें मिलना चाहिए। और इसके लिए अगर सुपर पावरें नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? वो मैं समझता हूँ उनकी पावर है, वो कि उन्होंने भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट के तहत चलना होता है, लेकिन बज़ाहिर कश्मीर में इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, उन्हें ये सारी बातें देखनी चाहिए। औरतें इतनी बेवा होंगी, कहती है इतने मर्द नहीं है जितनी बेवा औरतें वहाँ पर मौजूद हैं। ये इस जुल्म और सितम को रवा रखते हुए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो उनको रवा रखते हुए उन्हें अपना रोल यकीनन पे करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के उनके बयानात आ रहे हैं जो माजी में, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी आते रहे हैं, इंडिया में भी आते रहे हैं, इनके लोगों को भी समझते हैं, यकीनन वो अच्छा रोल दोनों की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, वो अच्छा रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। सरदार साहब, नए आने वाले जो अमरीकी सदर हैं वो तहरीक खालिस्तान के लिए कितने मावन आप लोगों के लिए साबित होंगे? आप लोगों के साथ जिस तरह से इंडिया में जो सलूक किया जाता है, अकलीतों के साथ जो बुरा सलूक वहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी इसमें सिख कम्युनिटी का साथ देगी? आलमी बरादरी ते खास तौर पर अमरीका की मैं गल करना है कि अमरीका जिहड़ा मेरे एक बहुत मोहसन दोस्त सी, मेरे नाल बड़ा प्यार करदे, उन्होंने जनरल हमीद गुल साहब, मैं एक दिन लास्ट जी उन्होंने मेरी मुलाकात सी, उस दिन उन्होंने गल करी कश्मीर के बारे जी। मैं उन्होंने कहा सिकंदर याद रखी मेरी गल लिख लवी, जिस दिन तुसी कश्मीर का फैसला अमरीका के हथ से साल सुनाया तुसी जुतियां खाओगे। एक गल, लेकिन अमरीका जड़ा है मतलब ये कि अमेरिका को अगर सालिस रखेंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा? नहीं होगा, वो डंडी मारेगा इंडिया की तरफ, क्योंकि वो उसी का हामी है। तो आपका सालिस फिर कौन होगा? आपका मसला कैसे हल होगा? मसला ये है कि अब तमाम जड़ी दुनिया पूरी मुल्क यूरोप है अमरीका सारे रल के करन तो फिर साडा फैसला हो सकता है, वरना असीं सिख आप ही उहदा लवांगे, उस तरह इंडिया नहीं सन दे रहा ठीक, ते ना ही अमरीका ने साडा किसी का साथ देना है, खास तौर पर कश्मीर का उन्होंने कभी नहीं फैसला ताड़े हक देगा, तो ना ही उन्हें देना। इस सिलसिले में एक गुजारिश मैं पेश करना चाहता हूँ। देखिए, कश्मीर जब भी आज़ाद होगा, कुव्वत बाजू से आज़ाद होगा, कश्मीर उसी तरह आज़ाद होगा जिस तरह अज़रबैजान ने अपने इलाके आज़ाद कराए हैं, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर हमने हासिल किया। जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका की ये प्रायोरिटी नंबर 1 कभी भी नहीं है। अमेरिका चाहेगा वो थर्ड ऑप्शन वाली जो बात है ना, ये अमेरिकी इमाम पे अब भी की गई है और इससे पहले भी हुई थी। समझते हैं कि अब तो एटमी कुव्वतें सब हैं और ये बात जो है अगर हमारे फायदे में नहीं आ सकती तो क्या किसी दूसरे के फायदे में हो सकती है? बिल्कुल। देखिए ना, अमेरिका का फायदा इसमें क्या है? नंबर 1, एक ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रखे, अमेरिका अपना असला रीजन में बेचता रहे। दूसरा ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर हो, थर्ड ऑप्शन जिसकी इमरान खान बात कर रहा है, ये इशारा वहीं से पहले भी आया था, अभी वहीं से आया, ताकि अमेरिका वहां आके बैठे और चाइना को कर्टेल करे। देखे ना उनके मोटिव। रीजन की बात अगर की जाती है तो शराजी साहब फिर आपको मालूम होना चाहिए कि दो फिक्रे और ले लीजिए, 2 फिक्रे और ले लीजिए। देखिए, जब ओबामा सदर बना था तो यहाँ खुशियों का जनाब धमालें डाली जा रही थी जी, मुसलमान सदर, हाँ, जिनके नाम में हुसैन जो आ गया था। देखिए, अमेरिका का सदर अमेरिका का सदर होता है, वो कोई मुसलमान, वो कोई क्रिश्चियन, वो कुछ नहीं होता, उनके अपने मफादात हैं। तो जो बाइडन भी अमेरिका का सदर है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पूरे मुल्क का चीफ होता है, वो 8 से 10 लाख फौज का चीफ होता है, वो ना जट होता है, ना वो अराई होता है, ना वो कश्मीरी होता है, ना वो कुछ और होता है, कुछ भी नहीं उसका जो डेजिग्नेशन है उसके तकाजे कुछ और है। तो अमेरिकी मनसब पे जो आदमी आता है सदर के मनसब पे, वो अपने मफादात को वॉच करेगा, वो हमारा मफाद नहीं देखेगा। तो अमेरिका का मफाद ये नहीं है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को मिले या इंडिया को मिले, वो उसको लटकाए रखेगा उस वक्त तक कि आप कुव्वत हासिल कर लें और कुव्वत बाजू से बढ़े और हासिल कर लें। उसके लिए पहले आपको इक्तिसादी तौर पे खुद कफील होना होगा, फिर आप ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज हैं उनसे आप अपने आप को थोड़ा सा क्लचेस से बाहर आए, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, एशिया बैंक है, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट। एक और न्यूज आपको बताती चलूं कि हम लोगों से, जैसे हम लोगों ने मावन का किरदार अदा किया हुआ है तालिबान मुज़ाकरात में, वो फिर दोबारा से हम उसी रोल को प्ले करने के लिए तैयार हैं। क्या हम इस रोल के बदले मसला कश्मीर हल नहीं करवा सकते? देखिए, हम बहुत कुछ करवा सकते थे। हमें गोल्डन चांस मिला था जब दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका ने सो कॉल्ड जंग यहाँ पे शुरू की। जनरल मुशर्रफ के पास भी एक मौका। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जनरल ज़ियाउल हक ने बेहतरीन कैश कराया उस अपॉर्चुनिटी को कि उधर वो लगे रहे, अफगानिस्तान में बिजी रहे अमेरिकन,
اور یہاں پہ جنرل ضیاء الحق نے آپ کا ایٹمی پلانٹ جو ہے وہ مکمل کرا دیا. 10 سال کسی کو کانوں کان خبر ہونے نہیں دی. تو جناب مشرف کے پاس ایک گولڈن چانس تھا. وہ کہتے ہیں جناب پہلے آپ کشمیر کی بات کریں نا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اوکے, وہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہے, ہمارا انٹرسٹ کشمیر میں, وہاں سودے بازی ہونی چاہیے تھی, وہاں سارے بیرونی قرضے معاف کروانے چاہیے تھے, لیکن وہ نہیں ہو سکے. میں سمجھتا ہوں اس دور کی قیادت کے دامن پہ اگر کوئی بڑے داغ ہیں تو ان میں سے سب سے بڑا داغ یہ ہے, اور ایک داغ اور ہے کہ کالا باغ ڈیم وہ تعمیر نہیں کرا سکتے. وحید عالم صاحب, جب بھی گورنمنٹ بیٹھتی ہے, نئی گورنمنٹ آتی ہے یا گزشتہ گورنمنٹ جاتی ہے, خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. خارجہ پالیسی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی ایشو سے ریلیٹڈ یا پاکستان کے ریپوٹیشن سے ریلیٹڈ. ہماری خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ کیوں اتنی ناقص رہی ہیں یا کیوں اتنی کمزوریوں کا شکار ہیں کہ آج ایک جائز حق کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ہمیں ارد گرد نظر ڈالنی پڑتی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق کے بیان دینے پڑتے ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑی تکلیف دہ حقیقتیں ہیں کہ آپ یہ کہ دیکھنا حکومت وقت کو بھی آتی ہے, کسی کی بھی آئے, کبھی بھی ہمیں جو شواہد ملے آج تک, جو بتایا گیا انٹرنیشنل لیول پر, کہ کبھی بھی ہماری وزارت خارجہ آزاد نہیں رہی. ہمیشہ وہ پابندیوں میں, چاہے اسے امریکہ ڈائریکٹ کرتا رہے, چاہے کچھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ڈائریکٹ کرتے رہے ہیں. اب دیکھنا میاں نواز شریف 5 سال حکومت چل گئی, وزیر خارجہ نہیں بنا سکے. یہ کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں, سمجھنی چاہیے لوگوں کو کہ بھئی کیوں نہیں بنا سکے. ہر آدمی اپنے سارے وزیر بنا رہا ہے تو وزیر خارجہ نہیں بنا. بالکل, اور یہ بہت بڑا سوال بھی رہا کہ کیوں نہیں وزیر خارجہ بنایا گیا. جب دیکھیں نا کشمیر کے اوپر جب انڈیا نے ان کے قوانین تبدیل کیے تو اس وقت ہمارے وزیر خارجہ گھر میں بیٹھ کر ٹیلی فون کر رہے تھے, بجائے اس کے کہ دوسرے ملکوں میں جانے کے, ان کو جا کے کنونس کرنے کے, ڈیلیگیشن بھیجنے کے. وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے, بس وہ لاک ڈاؤن ختم ہی نہیں ہو رہا کشمیریوں کا. ہماری حکومت کی ناکامی اور نااہلی دونوں 4 دن ہو گئے. صحیح. سردار صاحب, آئندہ آنے والا الیکشن مودی صاحب جیتیں گے؟ مودی صاحب نے گیٹ اپ چینج کر لیا, داڑھی بڑی کر لی, فل ٹائم پہ وہ اس وقت اپنے آپ کو ایک پیور ہندو کے طور پر, اسے کہتے ہیں کٹر ہندو کے طور پہ وہ سامنے آ چکے ہوئے ہیں, اور اس وقت انہوں نے کام بھی وہی کیے ہیں جس سے ہندو خوش ہوں, یا انہوں نے پیور ہندوؤں کی باتیں کی ہیں؟ نہیں, وہ گل اس طرح کہ جڑے ہندو نے وہ تو تھوڑی مقدار چ نے, مسلمانوں نے ساتھ بڑا دیتا, سکھاں نے ساتھ دیتا. انہیں جس طرح الیکشن ساڈے اتنے ہوندے نے وہ لولی پاپ دیندے نے, عمران خان نے سارا لولی پاپ دیتے نے, انہیں بھی لولی پاپ دے کے بن گیا ہے. انہیں جننے گجراج بندے مارے نے, مسلمان مارے نے, ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ جتھے بھی جائے گا ہوں جتیاں کھائے گا, آئندہ نہیں آئے گا کبھی صدر. صحیح. ناصر شیرازی صاحب, اقوام متحدہ کی 27ویں رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں اہم انکشافات سب کے سامنے آ چکے ہوئے ہیں. پاکستان کو کلین چٹ دی گئی ہے, بلکہ پاکستان کی اب تک کی دی جانے والی جتنی بھی قربانیاں ہیں ان کو سراہا گیا ہے, اور اس بات کو مانا گیا ہے کہ واقعی میں ہم کس طرح سے دہشت گردی کا چیلنج جو ہے اس کا سامنا کرتے رہے ہیں. انڈیا بھرپور کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, امریکہ میں جو نئی حکومت آئی ہے وہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا نیوٹرلائز کرنا چاہ رہی ہے. اس کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے لیے بے انتہا نفرت ہے, اور اس میں اس کا جو کاز ہے وہ امریکہ کا رویہ ہے پاکستان کے خلاف. امریکہ ڈیپینڈیبل دوست نہیں رہا, تو وہ پاکستانیوں کے زخموں پہ تھوڑا سا مرہم رکھنا چاہ رہے ہیں. اور اقوام متحدہ جو کچھ کرتا ہے وہ امریکہ کے ایما پہ ہوتا ہے. اقوام متحدہ ایک یوزلیس باڈی ہے, اور اس نے خاص طور پہ عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, پاکستان کو, کشمیر کاز کو, اور اسی طرح خالستان کاز کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کے ہاتھی کے دانت جس طرح کہتے ہیں دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور ہوتے ہیں, یہ ان کے دکھانے کے دانت ہیں. امریکہ آج چاہے تو رائے شماری ہو سکتی ہے, اقوام متحدہ اس کے اشارے کی منتظر ہوگی, لیکن نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. صحیح. وحید عالم صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ریفرینڈم کے حوالے سے, ریفرینڈم نہیں کروایا جا رہا, اور ناصر شیرازی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی رپورٹ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ہمیں کلین چٹ دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ سے ہماری پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے, گرے لسٹ سے ہم باہر آ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ بات حقیقت ہے کہ اس دہشت گردی میں ہماری افواج پاکستان جو ہیں انہوں نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا, اور بہت زیادہ ہماری عوام نے بھی ڈالا, ہماری عوام نے بالکل پورے پاکستان نے, عوام نے, فوج نے, پولیس نے, ہر ادارے نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور بھرپور حصہ ڈالا. اور یہ کسی کی جنگ تھی جو ہمارے گلے پڑ گئی, ہم اس میں لڑتے رہے ہیں. اور میں اس بات پہ بھی اتفاق کرتا ہوں ان کی کہ امریکہ ڈیپینڈیبل دوست نہیں ہے, اسی لیے اتنے عرصے میں, چاہے وہ 71 کی جنگ ہو, چاہے کوئی اور جنگ ہو,
जब भी उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन रास्ते में हमें अधूरा छोड़ गया। किसी मामले को उसने पाया तकमील तक आज तक पहुंचाने के लिए हमारा भरपूर साथ नहीं दिया। इसीलिए कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया था कि हमने अपना जो रुख है वो तब्दील करना है, और इसीलिए वो अमेरिका को छोड़कर चाइना की तरफ उन्होंने रजू कर लिया था। लेकिन बदकिस्मती कि वो चले गए, और अब जो मौजूदा हुकूमत आई है उसने फिर वही दो रुखी पॉलिसी जो है वो अपनानी शुरू कर दी है। अब देखें अल्लाह करे क्या होता है कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है उस पर इस हद तक डिपेंड नहीं करना चाहिए कि वो हम ये समझ बैठे कि वो हमारे लिए कश्मीर में या खालिस्तान में या किसी जगह पर कोई अहम रोल जो है वो अदा करेगा। ये मुमकिन नहीं है। ठीक, सरदार साहब, पाकिस्तान में आपकी कितनी नस्लें रह चुकी हुई हैं, सुनने वाले मेरे नाज़रीन को बताइए, और यहाँ पर आप लोगों के साथ किस तरह से सलूक रखा जाता है, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे पूछना। मेरे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो तमाम लोग जो हमें बॉर्डर पार देखेंगे उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम होगा। पाकिस्तान, मैं पहले भी कह चुका कि पाकिस्तान वो मुल्क है दुनिया का जिथे सब तो ज्यादा आजादी है हर मजहब ਨੂੰ, यानी कि सिखा हर मजहब ਨੂੰ आजादी है, और सिख इत्थे इस तरह रह रहा है, मुसलमानों ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ, और मेरा हाल है ਸਾਨੂੰ दुनिया के किसी थां नहीं मिल सकता। मतलब ये खबरें फिर आप उनको गलत साबित करेंगे ना, जो बिल्कुल दिखाने की हाँ जी कोशिश की ਸਾਡੇ ਕੋਲ जाती ਇੱਥੇ है। ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ कश्मीर ਦੇ ਬੰਦੇ बुलाए, ਉਹ आए, वो जाके ਦੱਸਦੇ ਨੇ, फिर ऐसा ऐसा कश्मीर तो बंदे मेले ते आना शुरू सही। हुए। अच्छा, करतारपुर भी खोला गया। हाँ जी। करतारपुर आप क्या समझते हैं कि वहाँ के जो सिख कम्युनिटी है वो कितनी खुश हुई है इस बात से, और आप लोग कितना खुश हुए हैं कि अब आप लोगों के वो लोग जिनसे आप लोग शायद नहीं मिल पाते थे बरसों, एक बहाना मिल गया आपको मिलने का? देखो, करतारपुर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰਾਸਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ। ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੌਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਅਸਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਹੈ। जनरल साहब स्टूडेंट जनरल साढ़े जितनी फौज है वो काबिल तारीफ है, और मतलब पाक फौज ने आपके अधूरे ख्वाब को मुकम्मल बिल्कुल पाक फौज ने किया है, इमरान खान ने कोई नहीं। सही। नाशिर सिराजी साहब, आज कराची के अंदर एक बहुत बड़ी तखरीबकारी की जो मंसूबाबंदी थी या मंसूबा किया गया था उसको नाकाम बना दिया गया, कि वहाँ पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर कुछ हसास मकामात थे जिनको टारगेट करना था, बहुत बड़े लेवल पे असलहा और चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई हैं, एक दहशतगर्द हलाक हुआ है और 4 जो हैं वो इस वक्त तहवील में है। ये क्या वही इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में इन्वॉल्व होने की हाइब्रिड वॉर वाली कोशिश तो नहीं है क्या? बुखारी साहब, सूरत हाल बिल्कुल जो है वो वाज़ेह है। अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होंगी तो बताया जाएगा कि क्या हुआ, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये तमाम तखरीबकारी जो है इसके पीछे भारत ही है। वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो पंजाब हो, पाकिस्तान का कोई कोना हो, यहाँ पे जितनी भी तखरीबकारी हो रही है वो भारत के ईमा पे है, उसके एजेंट्स हैं, वो लोगों को भर्ती करते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और ये कब होता है? जब भारत अपने अंदरूनी खलफशार का शिकार होता है, तो फिर वो तवज्जो हटाने के लिए वो ऐसा कोई ना कोई एडवेंचर जो है वो करने की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है। ये अय्याम जो जारी हैं ये इस हिसाब से बड़े सेंसिटिव हैं। अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, खुफिया इदारे जो हैं वो बिल्कुल खुली आंख से 24 घंटे सरहदों को भी देख रहे हैं, सरहदों के पार भी और सरहदों के अंदर भी, और इंशाल्लाह तखरीबकारी की तमाम कोशिशें जो हैं ये नाकाम बनाई जाएंगी। अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाने से शाना मिला के खड़े हैं, और दुनिया अब देखे कि भारत का रवैया क्या है। भारत पाकिस्तान पे बेशुमार इल्जामात लगाता है, लेकिन भारत का अपना रवैया क्या है कि मोदी सरकार इस वक्त फंस चुकी हुई है ना, कि वो अपने अंदर के जो मामलात हैं वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुके, अब उनको उन्होंने किसी तरह लपेटना तो है ना। जी बिल्कुल, तो करना है, दुनिया ये के उसी सामने सिलसिले की कोशिशें हैं। अक़वाम आलम को ये चाहिए कि अब वो भी आंखें खोलें, और वो जो एक फॉल्स एक
थॉट दिया जाता है पाकिस्तान पे इल्जामात के हवाले से कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। दुनिया को अब ये देखना चाहिए कि भारत खुद क्या कर रहा है। हमारी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं होती जिसको तखरीबकारी के जुमरे में डाला जा सके। पाकिस्तान अमन से रहना चाहता है और चाहता है कि उसको भी अमन से रहने दिया जाए। वहीद आलम साहब, एक कराची का सिर्फ एक ही मंसूबा जो नहीं है जिसे नाकाम बनाया गया है, इससे पहले भी दुश्मन ने बारहा दफ़ा कोशिश की है कि हमारी इस पाक सरजमीन को नापाक किया जाए और हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं वो हमारे आर्मी के सपूत हों, हमारे पुलिस लोग हों या हम खुद लोग हों, सब लोगों ने मिलकर फ्रंट लाइन पर आके खुद लड़ा भी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो हाइब्रिड वॉर है, इस वॉर पे काबू पाने के लिए हम तमाम लोगों को क्या कोशिशें करनी होंगी, ख्वाह वो हुकूमती लेवल पे हो, अपोजिशन के लेवल पर हो, हम सब लोगों को इसमें अपना किरदार किस तरह से अदा करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका जो मेन किरदार है, कौम को यकजा होना पड़ता है, जो कि अब तक नहीं है। इमरान खान साहब किसी भी मौके पर कौम को आज तक 2.5 साल में इकट्ठा नहीं कर सकते, चाहे वो कश्मीर का मसला हो। हमने कहा कि आए बैठें, अपोजिशन के साथ बैठें, मिलकर उसको हल करें, लेकिन हमारे कहने पर इजलास बुला लिया, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं हुई कि वो किसी को साथ बुला के लिए तो उन्होंने सड़कों पर रैलियां भी निकाली, दिन और भी आधा घंटा निकाली, उसके बाद घर चले गए। यानी ये तो मजाक है ना कौम के साथ भी। और इसी तरह वो किसी भी जगह पर नाम मुल्क की देखें, मुल्क में माइशत का इस्तेहकाम होना भी जरूरी है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना भी जरूरी है। जब भी ऐसी कुव्वतों से लड़ा जाता है जो गैर मुल्की कुव्वतें होती हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उससे उस वक्त तक नहीं लड़ा जा सकता जब ये सारे अवामल में आप अपनी इस्लाह न कर लें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन तमाम अवामल को देखते हुए लोगों के साथ बैठें। यकीनन अफवाज पाकिस्तान और हमारी दूसरे जितने भी अदारे हैं, पुलिस वगैरह, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर उसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तम दूसरे अवामल भी बहुत ज़रूरी होते हैं उसके लिए कि उसके दुश्मन से लड़ा जाए। सही। और वहीद आलम साहब, कोरोना की जो वैक्सीन है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो अपने हिस्से की भी जो है वो फिलहाल मुख्तस की है, पाकिस्तान की आवाम के लिए डोनेट की है। आप इस अमल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदकिस्मती है मुल्क की कि ऐसे लोग बरसत इक़्तिदार आ गए हैं कि अभी तक उन्होंने एक पैसा वैक्सीन पाकिस्तान लाने के लिए सारी दुनिया कदों कर रही है, इन्होंने कोई ताकत नहीं की, ना किसी को ऑर्डर दिया, ना किसी को कुछ कहा। वो आ गई हमें ज़ुकात के जुमरे में, वो चाइना से आ गई, वो WHO से आ गई, और अभी तक इन्होंने कोई, चले वो आ गई, वो 5 लाख आ गई, वो 10 लाख आ गई, लेकिन जरूरत तो ज्यादा की है ना। तो उसके लिए भी अभी तक भी इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हम परचेज कर लें, किसी को ऑर्डर दे दें, किस कल कर लें। ये लगे हुए हैं कि जी मुल्क हमारा गंदम पैदा करता है, गंदम इंपोर्ट कर ले, उसमें जरा मुबादला जा रहा है। हमारा चीनी पैदा करता है, चीनी इंपोर्ट कर ले, उसमें जरा मुबादला जा रहा है। हमारे मुल्क के किसान तो अभी खामोश हैं, अभी तो एक वो बड़ा मसला भी सामने आने वाला है कि सामने है, वो बेचारे सड़कों पर हैं। आप उनकी हालत देखें ना, आप अभी तक उनकी जो गंदम की जो कीमत है वो नहीं मुकर्रर कर सके। मियां नवाज शरीफ के दौर में 5 रुपए 50 पैसे फ्लैट रेट था उसका, उनके ट्यूबवेल का, लेकिन अब ये 15 रुपए वो दे रहे हैं, तो वो कहाँ कॉस्ट चली जाएगी उनकी? वो तो चरापा एहतजाज है। गवर्नमेंट के लिए भी वो बड़ा चैलेंज तैयार बैठा हुआ है। नासिर चराती साहब, कोरोना वैक्सीन आई ज़रूर है, लगवाई भी गई है, पाकिस्तान आर्मी ने आवाम के लिए मुख्तस भी की है, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? सेकेंडली सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हों या सदर आरिफ अलवी साहब हों, इन्होंने ये वैक्सीन खुद क्यों नहीं लगवाई? ये सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं सवाल। देखिए, बड़ा खूबसूरत सवाल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, आर्मी चीफ का ये जो फैसला है कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ये वैक्सीन नहीं लगवाई और ये सिविल हुकूमत से कहा है कि जनाब हम अपनी तरफ से आपको दे देते हैं, आप पहले लगवा लें, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। और मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन ड्रामा है और जो कोरोना ड्रामा है उस पे से पर्दा हटा रहा है, हमारी आंखें खोल रहा है कि ये ड्रामा जो था इंटरनेशनल था और हम उसका शिकार नहीं हुए। अब इमरान खान साहब जो अमेरिका की और बिल गेट्स की दोस्ती भी का दम भी भरते हैं, उनकी लाइन भी टो करते हैं, वो सबसे पहले खुद लगवाएं, सदर साहब को लगवाएं, फेडरल कैबिनेट को लगवाएं, अपनी जो उनकी पार्लिमानी जमात के MNAs हैं उनको लगवाएं, नए अमेरिकी सदर ने तो वैक्सीन लगवाई। बिल्कुल, देखिए ना, बिल गेट्स कह रहे हैं मुझे भी जरूरत नहीं है, इमरान खान साहब ही नहीं लगवा रहे, तो भाई ये पूरी कौम क्यों लगवाए? तो मैं समझता हूँ ड्रामे का जो अब ड्रॉप सीन है वो हो गया है और ये कुछ नहीं है। जो बीमारी है उसका असल नाम क्या है? वो थी फेफड़ों की बीमारी, जिसको हम माजी में नमूनिया समझते हैं और फिर हम डबल नमूनिया कहते हैं, जो सर्दी से होती है, फेफड़े चोक हो गए, सांस रुक जाता है और उसके बाद बंदे की डेथ हो जाती है। जी बिल्कुल। तो कोरोना जो था, मौत का खौफ बेचने के लिए उसको एक नया नाम दिया गया।
اور पूरी अमेरिका दुनिया ने की बिल इकॉनमी गेट्स बिठा देगी, दुनिया का economy को नुकसान तबाह हो गया करने का बहुत ये ज़्यादा। मंसूबा था। सही। लास्ट में सिद्धार्थ साहब, मेरे देखने वाले नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपके जो तहरीक खालिस्तान है उसके अंदर आपको कितना सपोर्ट करेगी आपके इस केस को आगे ले जाने में? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ जी ਮਿਲਟਰੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਧੋਖੋ ਨਹੀਂ ਸਾਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁਣ खान करना। साहब अक़लियत की तो खान बहुत बात साहब- करते हैं। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਬੱਚਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਟਰਨ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, सही। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ सही। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਨੂੰ, नाज़रीन, ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। मेरे मौजूद पैनल को और अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।